गुड आफ्टरनून दोस्तों। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज अपन जो चर्चा करेंगे वह है उत्प्रेरक के बारे में कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। मान लिया कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक अभिक्रिया है A+B, जो रिएक्टेंट हैं वो क्रिया करते हैं, क्रिया करके X+Y यहाँ पर उत्पाद बना रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं। प्रारंभिक समय में जब अभिक्रिया में कोई बाह्य पदार्थ नहीं मिलाया था, उस समय मान लिया कि जो प्रोडक्ट रूपांतरित होने की जो दर है वह थी R1, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी R1, सामान्य रूप से अभिक्रिया जब हो रही थी। लेकिन जैसे ही आपने इस अभिक्रिया में कोई बाह्य पदार्थ इसमें आपने मिला दिया, बाह्य पदार्थ मान लिया कि यहाँ पर C मिलाया है, तो इस बाह्य पदार्थ C के मिलाने से जो रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में रूपांतरित होने की जो दर थी वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और मान लिया कि ये R1 से क्या हो गई, R2 हो गई। तो इस प्रकार अभिक्रिया के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है और जिसके कारण ये परिवर्तन हो रहा है वो जो पदार्थ है वही क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाला बाह्य पदार्थ जिससे अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन आ जाता है वो क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक कहलाएगा। यानी यही आपका क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। अब इसको हम दूसरे उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे मान लिया कि जो भी अभिक्रिया है उसमें जैसे आपका 2KClO3 है, ये अभिकारक है। जब ये क्रिया होती है तो सामान्य दर से जब क्रिया होगी तो KCl पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें कोई बाह्य पदार्थ मान लिया कि जो मैंगनीज डाइऑक्साइड इसमें मिला देते हैं, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड के मिलाने से अभिक्रिया के होने की जो दर है वह क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ये जो परिवर्तन की दर है ये आपकी धनात्मक भी हो सकती है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है। ये जो चीज़ निर्भर करती है कि आपने जो उत्प्रेरक मिलाया उस उत्प्रेरक की प्रकृति क्या है, यानी उसकी प्रकृति क्या, वो धनात्मक प्रकृति का है या ऋणात्मक प्रकृति का है, उसी के अनुसार अभिक्रिया के वेग में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी कि उत्प्रेरक होते क्या हैं, कि अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने वाले जो बाह्य पदार्थ होते हैं वही क्या कहलाएंगे, आपके उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब उत्प्रेरक के कारण जो घटना होती है या जो उत्प्रेरक जो काम में लिए जाते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उत्प्रेरण कहलाएगी। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो अभिक्रिया हुई जिसमें आपने बाह्य पदार्थ क्या मिलाया, MnO2 मिलाया, मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलाया, इसके कारण ये अभिक्रिया हुई। अब ये अभिक्रिया क्यों तेजी से हुई या क्यों कमी से हुई, इसका कारण क्या है, ये जो बात है वो निर्भर करती है संकीर्ण ऊर्जा के ऊपर कि संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा लेवल होगा। जब अभिक्रिया सामान्य दर से हो रही थी तो उसका ऊर्जा लेवल हाई था, यानी इस प्रकार से मान लेते ऊर्जा लेवल ये था। लेकिन जैसे ही आपने इसमें कोई बाह्य पदार्थ मिलाया तो उसका ऊर्जा लेवल क्या हो गया, इस रूप में आ गया। यानी पहले जो इस यहाँ पर अपघटित हो रहे थे और अब ये जो है किस बिंदु पर अपघटित हो रहे हैं, इस बिंदु पर अपघटित हो रहे हैं। तो संकीर्ण ऊर्जा है इसको प्रभावित करती है। अब है आपके उत्प्रेरक का वर्गीकरण कि उत्प्रेरक है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेरक को मुख्य रूप से दो भागों में हम विभाजित करेंगे। पहला है समांगता के आधार पर, दूसरा है क्षमता के आधार पर। समांगता के आधार पर इन उत्प्रेरकों को फिर दो भागों में विभाजित किया गया। पहला कौन सा आपका समांगी उत्प्रेरक है, दूसरा कौन सा है, विषमांगी उत्प्रेरक है। अब दूसरा है क्षमताओं के आधार पर। क्षमताओं के आधार पर इन उत्प्रेरकों को चार भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, पहले धनात्मक का, ऋणात्मक, स्व उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। ये चार प्रकार के उत्प्रेरक मुख्य रूप से होते हैं। इनका वर्गीकरण आपको यहाँ पर पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो उसमें इनकी जो परिभाषाएं हैं साथ साथ में इसके जो उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं, वो अपन को याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो एग्जाम्पल होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं को अपन यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले है आपका समांगी उत्प्रेरक।
कि जो भी अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया में समांगी उत्प्रेरक की क्या भूमिका है, या समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक है वो क्या होते हैं, किस प्रकार से अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं आपका समांगी उत्प्रेरक कि समांगी उत्प्रेरक कौन सा है इसके बारे में। समांगी उत्प्रेरक यानी रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उस अभिक्रिया में रिएक्टेंट और उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्प्रेरक की यदि प्रावस्था ये याद रखना, प्रावस्था समान प्रकार की हो तो वो क्या कहलाते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका है SO2 प्लस O2, इनकी जब रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पर ये दोनों ही जो आपके हैं वो गैसीय अवस्था में हैं, यहाँ पर जो कैटलिस्ट उपयोग में लाया जाएगा वह आपका है NO। ये जो NO है ये भी किस रूप में रहेगा, यहाँ पर गैसीय अवस्था में रहेगा। तो अभिकारक उसी प्रावस्था में है, कैटलिस्ट जो लिया वो भी उसी प्रावस्था में है, उत्पाद जो बना वो भी क्या है, उसी प्रावस्था में है। समांगी का मतलब क्या हो गया, समान। समांगी का मतलब समान, कि जो एक समान भौतिक प्रावस्था में सभी जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, समांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। आपको यही इसमें याद रखना कि समांगी का मतलब समान से, समान क्या होगी, जो रिएक्टेंट, कैटलिस्ट और प्रोडक्ट हैं उनकी जो भौतिक प्रावस्था है, भौतिक प्रावस्था आपकी मुख्य रूप से 3 प्रकार से है कि ये जो तीनों क्या हो सकते हैं, वो गैसीय या गैसीय हो सकते हैं, या तीनों क्या हो सकते हैं, लिक्विड और लिक्विड प्रकार के हो सकते हैं। इसमें थोड़ी सी बात आपको याद रखने वाली ये है कि सामान्यतः जो समांगी उत्प्रेरक जो होते हैं उसमें ठोस अवस्था में बहुत कम पाए जाते हैं। मुख्यतः ये जो 2 अवस्था होती हैं इसी में ये मिलते हैं आपको। तो ये आपका है समांगी उत्प्रेरक। दूसरा उदाहरण जैसे CH3COO CH3 मेथिल एसीटेट और H2O यानी मेथिल एसीटेट की जल के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं वो है आपका HCl एक्वस अवस्था में, यानी विलयन के रूप में, जलीय विलयन के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी लिक्विड के रूप में, ये भी लिक्विड के रूप में, और यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल बन रहा है ये उत्पाद भी किस रूप में आपका, एक्वस के रूप में है। CH3OH मेथेनॉल बन रहा है, ये भी किस रूप में है, एक्वस अवस्था में है। तो सभी जो यहाँ पर हैं वो किस अवस्था में हैं, लिक्विड अवस्था में है। ये लिक्विड है, ये लिक्विड, ये भी एक्वस के रूप में, तो लिक्विड के रूप में, ये भी एक्वस और ये भी एक्वस। इस प्रकार से सभी क्या हैं, एक सामान्य जो अवस्था है उसमें ये उपस्थित हैं। तो ये आपका हो गया समांगी उत्प्रेरक। अगला जो अपना है वो रहेगा विषमांगी उत्प्रेरक। कि विषमांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं, विषमांगी का मतलब क्या होगा, यहाँ पर असमान से हो गया कि असमान क्या होंगे, वही प्रावस्था, किस किस की प्रावस्था, अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपका जैसे अपन यहाँ लें ये NH2 प्लस H2 क्रिया करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पर आपका अमोनिया गैस बना रहे हैं। तो नाइट्रोजन भी गैसीय अवस्था में है, हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में है, और जो यहाँ पर बना उत्पाद है वो भी किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। अब ये जो अभिक्रिया पहले सामान्य दर से हो रही थी, अब इस अभिक्रिया में क्या किया कि एक बाह्य पदार्थ या जो कैटलिस्ट है वो Fe मिला दिया। यहाँ पर जो Fe है वो किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों आपके यानी अभिकारक और उत्पाद हैं वो तो गैसीय अवस्था में है, लेकिन जो उत्प्रेरक लिया है उसकी अवस्था क्या है, ठोस अवस्था है। तो इस प्रकार जब उनकी भौतिक प्रावस्था भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, अभिकारक और उत्पादों की और उत्प्रेरकों की, तो वो क्या कहलाते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। अगला उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे वनस्पति तेल लिक्विड अवस्था में है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ली गई है, उससे वनस्पति घी। तो यहाँ पर देखो ये लिक्विड अवस्था में गैसीय और ये भी आपका किस सॉलिड अवस्था में है। यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में लेते हैं वह उत्प्रेरक होता है निकिल।
जो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो अपन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अभिकारक और उत्पाद इनकी भौतिक अवस्था क्या आ रही है, भिन्न भिन्न प्रकार से आ रही है। तो ऐसा होने पर अभिक्रिया जो है उसकी प्रकृति जो होगी उसमें उत्प्रेरक की भूमिका किस प्रकार की होगी, विषमांगी की प्रकार की होगी। यानी अभिकारक और उत्प्रेरक इनकी भौतिक अवस्था जो होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार से हो, तब वो क्या कहलाती है, आपके विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसमें आपको याद इनकी अवस्थाओं को रखना, प्रावस्थाओं को याद रखना है कि प्रावस्था किस अवस्था के रूप में है, रिएक्टेंट किस अवस्था में है और उत्प्रेरक किस अवस्था में है, और ये जो आपका प्रोडक्ट है वो किस रूप में उपस्थित है। तो तीनों की भौतिक अवस्था अलग अलग प्रकार से हैं, तो वो क्या कहलाती है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये जो घटना होती है वो आपकी क्या कहला रही है, विषमांगी उत्प्रेरण की घटना कहलाती है। अगले आपका जो प्रकार आपने पढ़ा था जो था क्षमताओं के आधार पर, तो क्षमताओं के आधार पर जो उत्प्रेरक है उसमें पहला वर्गीकरण अपन ने किया था धनात्मक उत्प्रेरक कि धनात्मक मतलब जो वृद्धि करने वाला। ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में यहाँ पर जो उत्प्रेरक मैंगनीज डाइऑक्साइड लिया गया, ये जो उत्प्रेरक है वो क्या करता है, इस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। यानी इसमें आपको इस प्रकार के उदाहरण याद रखने हैं कि जो दोनों तरफ से काम में आ जाए। यानी ये उदाहरण हमने पहले भी देखा था, वहां पर देखें तो किस प्रकार का उदाहरण हो सकता है, विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण हो सकता है। लेकिन क्षमता के आधार पर देखें तो किस प्रकार का उदाहरण होगा, धनात्मक। ये क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। यानी जैसे ही MnO2 इसके अंदर मिलाओगे तो मिलाने पर जो पोटेशियम क्लोरेट परमाणु के बीच का जो बंध है उस बंध के विदलित होने की या जो अपघटित होने की जो दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आसानी से वो क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, जिसके कारण जो अभिकारक थे उत्पाद में आसानी से रूपांतरित हो जाते हैं। अगला उदाहरण आपका है, ये भी याद रखो, ये किस प्रकार का होगा, धनात्मक उत्प्रेरक है। यानी यहाँ पर उत्प्रेरक क्या काम में लिया है, NO उत्प्रेरक काम में लिया। ये जो NO उत्प्रेरक वो क्या करता है, वो भी इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करता है कि इस पदार्थ को मिलाने पर अभिक्रिया जो सामान्य दर से हो रही थी अब काफी तीव्रता के साथ वो संपन्न होने लग जाती है, तो वो कहलाएगा आपका धनात्मक उत्प्रेरक। अगर ऋणात्मक, ऋणात्मक क्या करेगा, अभिक्रिया की जो दर है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, घटा देता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखें तो H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्रोक्साइड अपघटित होगा तो H2O2 का निर्माण कर रहा है। इसमें जो बाह्य पदार्थ यदि अपन यहाँ पर क्या मिला दें, HCl मिला दें, तो इस बाह्य पदार्थ के मिलाने से अभिक्रिया की जो रेट ऑफ रिएक्शन थी उस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होती है, वो कमी आ जाएगी, उसमें वेग घट जाएगा उसका। तो इस प्रकार के जो उत्प्रेरक या जो बाह्य पदार्थ जिनको मिलाने से अभिक्रिया के वेग में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, वो सभी कौन से कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और इसके कारण जो भी घटना होती है, वो जो घटना होगी वो घटना दोस्तों क्या कहलाती है, ऋणात्मक उत्प्रेरण की घटना कहलाती है। तो घटना कौन सी होगी, ऋणात्मक उत्प्रेरण, ये इसमें मुख्य रूप से घटना पाई जाती है। यदि हम अगले उदाहरण के तौर पर देखें तो वो आपका है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है काफ़ी सक्रिय होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और क्रिया करके यहाँ पर एक जो विषैली गैस फोस्फिन गैस है उसका निर्माण कर लेता है, काफ़ी विषैली गैस होती है। ये जो CH3CHCl3 है क्लोरोफॉर्म, ये वायु के साथ आसानी से क्रिया कर लेता है, प्रकाश के साथ आसानी से क्रिया कर लेता है, तो इसलिए इसको क्या करते हैं, रंगीन बोतलों में भरा जाता है। और इसकी क्रियाशीलता को कम करने के लिए यानी क्रियाशीलता को घटाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 1% एथेनॉल का विलयन इसके अंदर मिला देते हैं। किसका विलयन मिला देते हैं, एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल का उसमें विलयन मिला देते हैं, जिसके कारण इसकी जो क्रियाशीलता है उस क्रियाशीलता में क्या आती है, कमी आती है, घट जाती है क्रियाशीलता। अब जो क्लोरोफॉर्म का उपयोग अपन दोस्तों करते हैं वो मुख्य रूप से
बेहोशी उत्पन्न करने के लिए या जो शल्य चिकित्सा होती है, उस शल्य चिकित्सा में व्यक्ति को जो बेहोशी उत्पन्न की जाती है जिससे कि पीड़ा महसूस न करे, इसके लिए इसको उपयोग में लिया जाता था। लेकिन अब वर्तमान समय में क्लोरोफॉर्म का उपयोग नहीं किया जाता है, बहुत कम किया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर जो बाह्य पदार्थ कैटेलिस्ट इसमें मिलाया गया है वो कैटेलिस्ट कौन सा होगा, C2H5OH होगा, जो इसकी अभिक्रिया की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण वो लंबे समय तक ये पड़ा रह सकता है। दोस्तों अगला जो अपना उत्प्रेरक का प्रकार है वह है स्व उत्प्रेरक। स्व का मतलब स्वयं। इसमें क्या होगा कि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन में बना जो उत्पाद है वो उत्पाद स्वयं क्या करेगा, यहाँ पर एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो जब उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करे तो उस प्रकार की जो रिएक्शन आपकी होगी वो रिएक्शन कौन सी कहलाती है, यानी वो स्व उत्प्रेरक की रिएक्शन कहलाती है। यहाँ पर एथिल एसीटेट की जल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर बना एसिटिक अम्ल। ये जो एसिटिक अम्ल है वो इस रिएक्शन में क्या करता है, एक कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इसके कारण इस प्रकार का ये जो उत्प्रेरक है वह कौन सा उत्प्रेरक कहलाएगा, स्व उत्प्रेरक कहलाएगा। यानी अभिक्रिया में बना स्वयं पदार्थ, जैसे अभिक्रिया प्रारंभिक समय में जब होगी तो कम दर से होगी, लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ी उसमें उत्पाद बना, उत्पाद बनने से जो अभिक्रिया होने की दर थी वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार के जो भी पदार्थ होते हैं जो उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करें तो वो कौन से कहलाते हैं, स्व उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसमें बाह्य रूप से कोई जो बाह्य पदार्थ हम मिला रहे थे उस पदार्थ के मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो पदार्थ है वहाँ वही उसमें किसका कार्य करता रहता है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो इस प्रकार का उत्प्रेरक कौन सा कहलाएगा, स्व उत्प्रेरक कहलाता है। अगला जो अपना उत्प्रेरक है वह आपका है जैव उत्प्रेरक। कि जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं, इसमें क्या होगा कि जो जैविक रासायनिक अभिक्रिया होती है उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जो पदार्थ बाह्य रूप से काम में लिए जाते हैं उन पदार्थों को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, जैव उत्प्रेरक कहा जाएगा। यानी जैव उत्प्रेरक आपके क्या होते हैं, विशेष प्रकार के एंजाइम्स ही होते हैं। जैसे यहाँ पर यूरिया है, यूरिया को जब अपघटित किया जाता है, इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के लिए जो अमोनिया और CO2 गैस बन रही है, इस क्रिया को आसानी से करने के लिए यहाँ पर मुख्य रूप से यूरिएज एंजाइम को काम में लिया जाता है। तो यूरिएज एंजाइम है वो किस प्रकार का उत्प्रेरक हो गया, जैव उत्प्रेरक हो गया। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में बाह्य रूप से जो जैव रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले जो भी उत्प्रेरक आपके होंगे वो सभी उत्प्रेरक कौन से कहलाएंगे, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो यहाँ पर H2CONS2 इसके बंध को तोड़ने के लिए यहाँ पर यूरिएज एंजाइम जो काम में आ रहा है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में, वही क्या कहलाते हैं, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो दोस्तों ये जो उत्प्रेरक क्या होगा, एक विशेष प्रकार का बाह्य पदार्थ हो गया जो किसी को क्या करता है, प्रेरित भी करता है, उसके जो उसको डिमोट भी कर सकता है। हमने यहाँ पर देखा कि उसको प्रमोट भी करता है, उसको डिमोट भी करता है। और होता क्या है, ये बाह्य पदार्थ होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा